46 साल पहले ये जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, इसको लेकर इसकी जो तथ्य हैं, इसके जो फैक्ट्स हैं, आज वो जमीन फाड़ कर बाहर आ रहे हैं और पूरा देश अचंभित है कि इतना बड़ा नरसंहार हो गया और किसी को कानो कान खबर नहीं मिली। 184 हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कत्लेआम हुआ, लेकिन किसी को कानो कान खबर ना हुई। एक ही परिवार के 24 लोगों को, जी हां, एक ही परिवार के 24 लोगों को बेरहमी से, निर्दयता से मारकर खत्म कर दिया गया, लेकिन कातिल कोई भी नहीं। जिन लोगों को मारा गया, जिन 184 लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी गई, उनको इतनी बेरहमी से मारा गया था कि उनमें से कई लोगों के शव तक न मिले। परिवार ने आटे की आकृति बनाकर उन लोगों के अंतिम संस्कार किए, लेकिन कोई जांच कमीशन हिंदुस्तान में आज तक नहीं बैठा। सोचिए, ये कैसा हिंदुस्तान हमने बनाया जहां पर हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं संभल की। संभल उत्तर प्रदेश में 46 साल पहले जो दंगे हुए थे, माफ कीजिएगा, इन्हें दंगे नहीं कहना चाहिए। दंगे तब होते हैं जब दो समुदायों के बीच लड़ाई होती है, दो समुदाय एक दूसरे पर हमला करते हैं। ये दंगे नहीं थे। संभल में ये हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। 46 साल पहले ये जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, इसको लेकर इसकी जो तथ्य हैं, इसके जो फैक्ट्स हैं, आज वो जमीन फाड़ कर बाहर आ रहे हैं और पूरा देश अचंभित है कि इतना बड़ा नरसंहार हो गया और किसी को कानो कान खबर नहीं मिली। किसी को नहीं पता कि इन नरसंहार के पीछे किसका हाथ था। किसी को नहीं पता इन 184 लोगों को किसने मारा। ये देश पिछले कुछ सालों को यूं कहना चाहिए, आजादी के बाद से इसी तरह से चल रहा है, इसी रफ्तार से चल रहा है। लेकिन अब इस तरह से ये देश नहीं चलेगा। देश बदल गया है, सत्ता बदल गई है, हुकूमत बदल गए हैं, देश के नेता बदल गए हैं और इसीलिए अब संभल का सच भी देश के सामने आएगा। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 46 साल पहले संभल में जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसको लेकर उन्होंने जांच बैठा दी है और साफ साफ कहा है, एक हफ्ते के अंदर इस पूरे संभल में हिंदुओं के नरसंहार का जो सच था, जो फैक्ट था, वो जांच कमेटी उनके सामने लाए। और जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक बार फिर से संभल की चर्चा शुरू हो गई। आपको अच्छी तरह से याद होगा, इस संभल की चर्चा तब शुरू हुई थी जब संभल की जामा मस्जिद, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है, वहां पर जब सर्वे कराने का न्यायालय का आदेश आया और उसके बाद जिस तरह से वहां पे पुलिस बल पर हमला किया गया, जिस तरह से वहां पथराव हुए, जिस तरह से जो है संभल को आग लगाने की कोशिश हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर कुछ कड़े फैसले लिए और उसके बाद से पूरा संभल जो है वो सख्ते में है, क्योंकि संभल में जगह जगह पर जहां जहां खोदो वहां पर बावड़ियां निकल रही हैं, कुएं निकल रहे हैं, वहां मंदिर निकल रहे हैं। और इसके साथ साथ संभल का एक सच देश के सामने आया कि वहां पर 1978 में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, नरसंहार हुआ था और उसके कातिलों का देश को कुछ नहीं पता। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब ये जैसे ठान लिया है कि संभल का सच और संभल के जो नरसंहार करने वाले हत्यारे हैं, कातिल हैं, उनका सच पूरे देश के सामने आना चाहिए और इसीलिए जांच कमेटी बैठा दी गई है और एक हफ्ते के अंदर इस जांच कमेटी को अपनी पूरी रिपोर्ट देने के निर्देश दे दिए गए हैं। दरअसल संभल में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, उस नरसंहार की पूरी कहानी देश के सामने जिस तरह से आई, वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि ये देश किस तरह से चल रहा था। दरअसल सरकारी दस्तावेजों में, जी हां, सरकारी दस्तावेजों में, उत्तर प्रदेश के सरकारी दस्तावेजों में, केंद्र सरकार के सरकारी दस्तावेजों में इस नरसंहार का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं कोई वर्णन नहीं है। वो तो भला हो स्वाति गोयल शर्मा का, जब ये संभल में जब ये जो मस्जिद का जब सर्वे शुरू हुआ, उसके बाद जब वहां पर पथराव हुआ, उसके बाद पत्रकारों ने वहां जाने शुरू किया। उसी में स्वाति गोयल शर्मा नाम की एक पत्रकार, उसने वहां पर जाकर
जब लोगों के स्थानीय लोगों से बात की तो स्थानीय लोगों ने बताया कि संभल में तो हम लोग किस तरह से रहते हैं, और बताया कि किस तरह से वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था 1978 में, कैसे कैसे जो है हिंदुओं के साथ हुआ था। उसके बाद स्वाति गोयल शर्मा, पत्रकार स्वाति गोयल शर्मा ने बाकायदा इसकी जो है इसको लेकर कुछ किताबों पर रिसर्च की, और 2 किताबों में ये जो तमाम जानकारी थी वो उन 2 किताबों में जानकारी दर्ज थी कि कैसे संभल में हिंदू जो हैं घटते चले गए, कैसे वहां नरसंहार हुआ। यानी सोचिए, सरकारी दस्तावेजों में इसका कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन 2 किताबों में इसका जिक्र था। उन किताबों को कोट करते हुए पत्रकार स्वाति गोयल शर्मा ने पूरा का पूरा मामला देश के सामने लाकर रखा, और उसके बाद जो है इस पर चर्चा शुरू हुई। खुद मैंने भी अपने डीडी न्यूज पर जो मेरा कार्यक्रम आता है 2 टूक में मैंने इसको लेकर डिबेट की, स्वाति गोयल शर्मा को बुलाया और इस सब को लेकर के हमने खुलासा किया। और जब हम इसका खुलासा कर रहे थे तो जो समाजवादी पार्टी और बाकी जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं वो इससे इनकार कर रहे थे। वो कह रहे थे इन गड़े मुर्दों को उखाड़ने से क्या होगा। लेकिन सोचिए, ये गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या होगा? मतलब इस तरह से हम हिंदुओं की जान की कीमत कुछ नहीं है। 184 हिंदू जो है वो मर जाते हैं, उनको मार दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है, परिवार के परिवार उजाड़ दिए जाते हैं, और उसको लेकर के जब इंसाफ की बात होती है तो कहा जाता है गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं। आज भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां, विरोधी पार्टियां उत्तर प्रदेश की, वो कह रही है इस सब की जांच कराने से क्या होगा। लेकिन सोचिए, क्या 184 लोग मारे गए, उनके जान की कोई कीमत नहीं है? उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या ये देश इस तरह से चलेगा कि हिंदू मरते रहेंगे, कटते रहेंगे और उनके लिए इंसाफ की आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा? कम से कम इस बात को लेकर के हमें इस बात को लेकर संतोष होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच के आदेश दिया। और जब ये पूरा मामला संभल में नरसंहार का मामला है तो इस जांच से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे नरसंहार के बारे में सारी जानकारी जुटाई, और सारी जानकारी जुटाकर उन्होंने विधानसभा में इस पूरे मामले को रखा। विधानसभा में रखने के बाद उन्होंने कहा कि संभल को न्याय मिलेगा, और अब जो है वो न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सोचिए जरा, मतलब फिर मैं कह रहा हूं इस देश में क्या कुछ होता रहा। अभी भी अगर आप संभल को लेकर बात करेंगे, मैं कह रहा हूं संभल तो एक मामला है जो हमारे सामने आ गया। ना जाने इस देश में ऐसे संभल की कितनी कहानियां दबी पड़ी हैं। हम नहीं जानते कि संभल में जिस तरह से हो ऐसे इस देश में कहां कहां क्या कुछ होता रहा, लेकिन पता नहीं सरकारी दस्तावेजों में क्यों दर्ज नहीं हुआ। कश्मीर का उदाहरण हमारे सामने है। जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में किस तरह से वहां लाखों परिवारों को कत्लेआम हुआ, किस तरह से वहां लाखों परिवारों को पलायन करना पड़ा, हजारों लोगों की जान चली गई, महिलाओं के बलात्कार हुए, आज तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। ये पूरा मामला जम्मू कश्मीर में भी जो कुछ हुआ, कोर्ट में जब जाता है तो कोर्ट कहता है इतने साल बाद इस मामले को खोलने से क्या होगा। देश की अदालतें कहती हैं कि ये जो है इतने साल बाद, इतने साल हो गए, अब इस मामले को खोलने से क्या होगा। लेकिन जिन लोगों ने अपराध किए उसके लिए क्या आप इस तरह से जो है करेंगे कि इतनी पुरानी बात हो गई, इसमें क्यों जाना चाहिए। सोचिए, इस देश को सेकुलर जिहादी पॉलिटिकल पार्टियां किस तरह से चला रही थी। यासिन मलिक, जिसने भारत के 4 जो भारत के एयरफोर्स के अधिकारी थे उनका कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया था कश्मीर के अंदर। सोचिए, सेना के जो भारतीय सेना के अंग हैं, सेना के अधिकारी, उनकी हत्या की थी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो यासिन मलिक जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में मनमोहन सिंह के साथ जाता है, वहां उसको बिरयानी खिलाई जाती है, वहां वो गले मिलता है, हाथ मिलाता है, इस तरह से। और यासिन मलिक का सारा खर्चा जो है उसकी बीमारी, उसकी सब चीजों को लेकर, उसकी यात्राओं को लेकर भारत सरकार और पाकिस्तान जो है लगातार उसको फीड करते रहे, उसको जो है पालते पोसते रहे। अब जाकर अभी वो जेल में है, लेकिन अभी भी इंसाफ नहीं हुआ है। अभी वो जेल में, उसका मुकदमा चल रहा है। जब मुकदमा चल रहा है तो बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है कि यासिन मलिक को इस तरह से क्यों जेल में डाल दिया गया। इसलिए जेल में डाल दिया क्योंकि यासिन मलिक ने जिन 4 लोगों की हत्या की थी, भारत की सेना के जिन 4 अधिकारियों की हत्या की थी, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ नहीं हुआ तो इंसाफ होना चाहिए, भले ही देर से हो, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। उसी तरह से कश्मीर के जो बाकी लोगों का नरसंहार हो, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। संभल के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और संभल में जिस तरह से हुआ, संभल में जो कुछ हुआ, और संभल की जैसी घटनाएं अगर और कहीं देश में हुई हैं तो उन सब पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इस देश की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोचिए, आप कैसे ऐसे कर सकते हैं कि जो है सैकड़ों लोग मारे जाए और उसकी कहीं चर्चा ना हो, कहीं रिकॉर्ड में ना हो, उसमें किसी को सजा ना हो, कातिल जो है, हत्यारा जो है, उसके ऊपर कोई बात ना, कोई चर्चा ना हो। ये तो देश के सामने आना चाहिए ना कि आखिर उन हत्याओं के लिए, उन 184 हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है। और सिर्फ हत्या नहीं हुई, बल्कि संभल की पूरी डेमोग्राफी बदल गई। सोचिए, संभल में आजादी के समय जो है 40 से 45% हिंदू वहां रहते थे। जब आजाद हुआ देश, 40 से 45% हिंदुओं की रहती थी। आज वहां कितने हिंदू हैं? 10 से 15% हिंदू हैं।
तो क्या ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं है? इस तरह से आप डेमोग्राफी बदल देंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सिर्फ हिंदुओं की नहीं, अगर मैं मुसलमानों की बात करूं, मुसलमान वहां 50 से 55% थे जब देश आजाद हुआ। आज वहां मुसलमानों की आबादी 80 से 85% है। तो इस तरह से आप नरसंहार हिंदुओं का करोगे, हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर करोगे। क्योंकि 100 से ज्यादा परिवारों ने, जब 1978 में यह नरसंहार हुआ था, 100 से ज्यादा परिवारों ने वहां से पलायन कर दिया था। तो क्या हिंदू इस तरह से पलायन करें, हिंदू मारे जाएं, पलायन करें और उनको इंसाफ ना मिले? ये देश इस तरह से चलेगा क्या? लेकिन सेकुलर पार्टियां तो ये देश इसी तरह से चलाती थी। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तो इसी तरह से चलाती थी, क्योंकि हिंदुओं की जान की कीमत इनके लिए कुछ भी नहीं, चाहे कश्मीर में मरे, चाहे संभल में मरे। लेकिन मुझे लगता है अब देश बदला है और इस बदलाव को देश को महसूस करना चाहिए। इस बदलाव के लिए देश को शुक्रगुजार होना चाहिए, भारतीय वोटरों का, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसी सरकार चुनी, एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुना जिसने हिंदुओं की जान की कीमत जो है वो हिंदू, जिसके लिए हिंदुओं की जान की कीमत भी जो इंपॉर्टेंट है। एक एक हिंदू की जान की कीमत इंपॉर्टेंट है। 184 हिंदू मारे गए, उनका नरसंहार हुआ, कत्लेआम हुआ और कोई चर्चा ना हो, किसी को सजा ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता है? इस बदलाव के लिए जो है देश को शुक्रगुजार होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का और देश के वोटरों का, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और साथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एमएलसी श्रीश चंद्र शर्मा, उनका भी हमको शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये बात उठाई। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। वैसे ये भी बता दूं, ये पूरा मामला जब जैसे मैंने बताया कि एक तो पत्रकारों ने इसका उजागर किया था, तब सामने आया, कहीं रिकॉर्ड में नहीं था। दूसरा, 46 साल पहले जो कार्तिक महादेव का जो मंदिर था, जो खगुसराय में मंदिर था, वो भी जो है बंद पड़ा था 46 साल से। और जब वो मंदिर खुला तब पता चला और तब चीजें सामने आई कि कैसे उस मंदिर से को छोड़कर जाना पड़ा था परिवार को, क्योंकि वहां पर नरसंहार हुआ था हिंदुओं का। कैसे वहां 46 साल तक जो है मंदिर बंद हो गया, कैसे वहां के पुजारी ने कहा कि वहां कोई जाता नहीं पूजा करने, क्योंकि हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। और ये वो हिंदू थे जो लोगों के साथ घुल मिलकर रहते थे। ये संभल था जहां के बारे में बताया जाता है कि वहां पर एक दूसरे के साथ रोटी बेटी का नाता था। बेटी का तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन रोटी का नाता जरूर था। लेकिन रोटी का नाता था, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पड़ोसी थे। उसके बावजूद जो है नरसंहार हो गया। क्या ये सब हमारी आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है? ये इसीलिए जो आज अगर ये नारा लगता है, आज ये कहा जाता है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये इसीलिए दिया जाता है क्योंकि संभल में जो कुछ हुआ उसकी पुनरावृत्ति देश में फिर कहीं ना हो। कश्मीर में जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति देश में फिर कभी ना हो। और इसीलिए जो है संभल का सच देश के सामने आना जरूरी है। हिंदुओं की जान की कीमत है। हिंदुओं को इस तरह से आप मिटा नहीं सकते। हिंदुओं को आप इस तरह से कत्लेआम करके, पलायन करके उनके ही देश में उनको जो है शरणार्थी नहीं बना सकते। उनको उनके ही देश में, हिंदुओं को हिंदुओं के देश में आप उन्हें बेगाना नहीं बना सकते। आप उन्हें इस तरह से घुट घुट कर जीने के लिए या घुट घुट कर मरने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और इसीलिए संभल का सच देश के सामने आना बहुत बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।